क्या आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं? आपको ईपीएफ के रिसेंट चेंज के बारे में पता है क्या? ऐसा क्या ईपीएफ में चेंज आ गया जिसकी वजह से ये सारे चर्चे में आ गया? क्यों एम्प्लॉइज को सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या चेंज आने वाला है इस ईपीएफ में चेंज आने की वजह से। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। इससे जुड़े मेरे अपने रियल लाइफ फ्रेंड के बारे में बताऊंगा जिससे मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था। वो एक अच्छे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 12 साल से काम कर रहा है। उसको ये कंफ्यूजन था कि उसका ईपीएफ कितना कटना चाहिए। उसका पुराना पैसा जो हायर स्लैब के हिसाब से कट चुका है तो उसका क्या होगा? क्या वो पैसा उसको वापस मिलेगा? उसका इंटरेस्ट क्या होगा? क्या वो हायर पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? अगर एलिजिबल है तो वो कैसे अप्लाई करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको नया पेंशन स्कीम को लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए। इसके बारे में वो बड़ा कंफ्यूज था। फ्रेंड्स, जो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में है और पीएसयू में काम करते हैं, एज ए जॉब काम करते हैं, वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको फायदा मिलेगा। ईपीएफ के सब्जेक्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम कवर करेंगे ईपीएफ है क्या चीज एंड ये किस तरीके से काम करता है, ईपीएफ एंड ईपीएस में डिफरेंस क्या है, आपका ईपीएफ का पैसा कहां जाता है, किस तरीके से काम करता है, आपको इससे फायदा है या नहीं, आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसमें कैसा होता है, एंड नया जो ईपीएस पॉलिसी आया है वो क्या चीज है, इसमें चेंजेस क्या आया है और जो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे ये नया ईपीएफ पॉलिसी कैसे काम करता है, इसके डिटेल एग्जांपल के साथ समझेंगे और सिनेरियो एनालिसिस भी उसमें करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही बेनिफिशियल एंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसका शुरुआत हुआ था गवर्नमेंट के 1952 में। इसका पीछे का कारण ये था कि गवर्नमेंट में जो लोग एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सोशल सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट रिटायरमेंट का टाइम इंश्योर करता था, चाहे इन टर्म्स ऑफ लमसम अमाउंट हो, कर्पस हो या उनका पेंशन स्कीम हो। इस दोनों चीज को गवर्नमेंट बड़ा अच्छे तरीके से इंश्योर करता था। बट व्हेयरएज प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते थे उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था, गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया और नया तरीके से शुरुआत किया। इसका जन्म तभी से हुआ। ये चीज एप्लीकेबल उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 20 लोग काम करते हैं और 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दोनों कैटेगरी के एम्प्लॉइज के लिए कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट पीएसयूज को। एक एम्प्लॉय डे 1 से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते ही इसके मेंबर बन जाता है। फर्स्ट सैलरी से उसका कंट्रीब्यूशन इसके तरफ शुरू हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दें, ईपीएफ स्कीम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी होता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पहले समझते हैं है क्या चीज। आपका जो मंथली अमाउंट जमा होता रहता है वो एक फंड के हिसाब से वो फंड बन जाता है। आपके रिटायरमेंट के टाइम में वो आपको एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट आपको मिलता है, उसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। अगर आपका सर्विस के दौरान कुछ आपका इमरजेंसी फंड की जरूरत है तभी आप कुछ पोर्शन आप इसका निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर वो मेजर हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों का पढ़ाई, बच्चों का शादी, या आपका कोई घर बना रहे हैं, या कोई लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या कोई आप जॉबलेस हो तो इस तरह की कंडीशंस में आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है वो टैक्स फ्री होता है और जो अमाउंट जो हमें मैच्योरिटी में मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो नाउ हम अभी समझते हैं एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में होता क्या है। पेंशन स्कीम कुछ नहीं है, बस कि आपका जो अमाउंट मंथली बेसिस में पेंशन स्कीम में जमा हो रखा है वो आपका रिटायरमेंट के बाद अप टू डेट है आपको एक मंथली सैलरी, मंथली पेंशन के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर अनफॉर्चुनेटली इस दौरान आपका डेथ हो जाता है तो ये आपका स्पाउस को ट्रांसफर हो जाएगा, मगर पूरा 100% ट्रांसफर नहीं होगा, 50% ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें आपको बोलूंगा, जो पेंशन अमाउंट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो ये था ईपीएफ और ईपीएस के बीच में डिफरेंस क्या है। चलो हम लोग ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशंस 2 भाग में डिवाइडेड है। एक होता है एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, अनदर होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। आप जैसे देख पा रहे हैं एम्प्लॉय अपने सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करता है, सिमिलर अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। सो टोटल देखा जाएगा आपके सैलरी का
24% इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी है बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए का 12%, बेसिक प्लस डीए का 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। नाउ अगर आप एम्प्लॉय वाला पार्ट देखेंगे, एम्प्लॉय का जो 12% कंट्रीब्यूट करता है, 100% इसका पूरा अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, जो कि कॉर्पस अमाउंट जमा होता रहता है, जो कि आपको मैच्योरिटी के टाइम में मिलने वाला है। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट में आप देखेंगे, इसमें दो भाग में फर्दर डिवाइडेड हो गया। इसका 12% का 8.33% आपका एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, whereas 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में चला जाता है। अगर वैसे ओवरऑल समरी अगर देखा जाएगा तो 15.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता है, whereas 8.33% आपका पेंशन स्कीम में जाता है, टोटल 24% का। होप आपको इसको समझ में आ गया। चलो समझते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है। हर महीने आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाता है और ईयर एंड में सारे मंथ का इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट करके क्रेडिट कर दिया जाता है कि आपके फंड में। तो इस तरीके से मंथली एक्यूमुलेट होता है, क्रेडिट किया जाता है ईयर एंड में। सो दिस इज द वे, इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। ये भी जानना आपको जरूरी है कि हर साल गवर्नमेंट अपने ईपीएफ फंड का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो भी डिक्लेयर करता है। जैसे कि अभी का इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है 8.1%। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है? बड़ा सिंपल तरीके से करता है कि वो बोलता है कि इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12। जैसे मान लीजिए पूरा साल में आपने इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस कितना रहा, ठीक है, उसका समेशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे हमने बोला कि इस साल का 8.1% डिवाइडेड बाय 12। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग एक टेबल के माध्यम से आपको एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक सिंपल तरीके से समझ में आ जाए इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता कैसे है। तो इसमें कुछ कंसीडरेशन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ईपीएफ का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपए और हर महीने का कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपए का है, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा है। और तो और 8.1% आप देखेंगे कि अपना सालाना इंटरेस्ट 8.1% माना गया है और इसका मंथली इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पर डिवाइडेड बाय 12 करके 0.67% हमका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहा है। तो मार्च महीने में 10,000 रुपए कंट्रीब्यूशन हुआ, वेराज पूरा महीने के लिए कंसीडर नहीं हुआ क्योंकि मंथ एंड में ये जमा होता है। बट इसमें आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी था, तो 1 लाख रुपए का मंथली जो 0.67% अगर देखा जाएगा तो इंटरेस्ट, तो 675 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। तो अगले महीने फिर वैसे ही 10,000 रुपए कंट्रीब्यूट होता है, बट अप्रैल महीने का जैसे हमने बोला कि अप्रैल महीने का 10,000 रुपए काउंट नहीं होगा, तो मार्च महीने का जो 10,000 रुपए आपका जमा हुआ था प्लस आपका 1 लाख रुपए का जो ओपनिंग बैलेंस था जो पहले महीने से चला आ रहा है, उस दोनों को मिला के 1,10,000 रुपए आपका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट मंथ बचा और 1,10,000 के ऊपर मंथली इंटरेस्ट बना 742 रुपीस का। इस तरीके से देखा जाएगा तो हर महीने कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट आपको मिलता चला जाएगा और ये ईयर एंड तक एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। इसमें आप देखेंगे एक एग्जांपल हमने दिया, मई महीने में इन्होंने 25,000 रुपीस का एक डिडक्ट और विड्रॉ कर लिया, तो उसी महीने में डिडक्ट करते ही इमीडिएटली उसमें गिरावट आया। आप अगर बैलेंस देखेंगे जो इंटरेस्ट जिसमें बन रहा था उस बैलेंस 95,000 हो गया था, तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कम मिला। तो इसी कैलकुलेशन को बेस करते हुए आपका इंटरेस्ट राइट साइड कॉलम में जमा होता चला जा रहा है और इसकी क्यूमुलेटिव अगर देखेंगे तो इस साल 10,867 रुपया जमा हुआ। इसको अलग तरीके से जैसे हमने बात किया था, ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैलकुलेशन करता है कि इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करता है। इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस इसमें आप देखेंगे फोर्थ कॉलम में 16,10,000 है और 16,10,000 into 8.1% उसका इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय 12 कर देता, तो सेम अमाउंट जितना हमने मिला 10,867, सिमिलरली अमाउंट 10,867 अमाउंट इसमें मिल जाता है। इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। होप आपको समझ में आ गया। जैसे हमने समझा अभी कि ईपीएफ क्या होता है और ईपीएफ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, अभी समझते हैं कि जो आज का मेन मुद्दा ईपीएस के बारे में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में। इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम से जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा 1952 में ईपीएफ का शुरुआत हुआ था, whereas 1995 में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लाया गया था और ये मर्ज कर दिया गया था ईपीएफ के साथ, और वो भी 5,000 रुपए पेंशनेबल अमाउंट को लेकर शुरुआत हुआ था, ठीक है। बट 96 में क्या कर दिया गया कि पैराग्राफ 11 सबसेक्शन 3 के अंडर में कि अगर आपका इनकम ज्यादा है और आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप अपना इनकम मतलब सैलरी का 8.33% आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब आपका अगर इनकम मतलब सैलरी का बेसिक प्लस डीए का अगर ज्यादा है 5,000 से ज्यादा है तो आप 8.33 उतना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट 2001 में और एक अमेंडमेंट भी आया है, इसमें बोला गया है कि आपका जो
95 में बोला गया था कि 5000 रुपए पेंशन अमाउंट वो मिनिमम पेंशन अमाउंट कंसीडर किया जाता है, वो उसको बढ़ा के 6500 कर दिया जाए। 2014 में और एक अमेंडमेंट आया है जिसमें बोला गया है कि ये जो 6500 2001 में हमने बोला है पेंशन अमाउंट होना चाहिए, इसको चेंज करके 15000 कर दो। मगर अब तक तो कोई इशू नहीं था, बट इन्होंने ये किया है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया इधर कि जो 96 में मैंने जैसे बोला अधिनियम पैराग्राफ 11 सबसेक्शन 3 के अंडर में लाया गया था कि आप अपना 8.33% वेरिएबल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो चीज को बंद कर दिया गया। तब से बवाल शुरू हो गया कि 96 में जो हमने ऑप्शन दिया था कि लोगों को जिसका हाई सैलरी है और उनका ज्यादा पेंशन के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब चीज बंद कर दिया जाए। और तो और जो लोग ऑलरेडी इस चीज को अवेल कर रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन दिया गया कि आपको 6 महीने के अंदर इस चीज को लेना है या नहीं लेना है, इसको जल्दी से जल्दी आपको बताना पड़ेगा। इसमें ये जो बोला गया है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल सैलरी, चाहे बंदा 15,000 का सैलरी में है, चाहे बंदा 50,000 का सैलरी में है, पेंशन स्कीम सबके लिए बराबर बोल दिया गया इस 2014 का अमेंडमेंट के हिसाब से। सेकेंड, गवर्नमेंट ने इस बार कोई इनफ टाइम नहीं दिया लोगों को कि इसको समझे और इस पे में रिएक्ट करें। और तो और ये जो इंफॉर्मेशन 6 महीने के अंदर में करना था और सारे लोगों के पास, सारे स्टेक होल्डर्स के पास ये इंफॉर्मेशन तरीके से पहुंच भी नहीं पाया था। और तो और जो लोग इस समय सीमा को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो उनका डिफॉल्ट चेंज होकर 15,000 कर दिया जाएगा। तो 1996 का अधिनियम के हिसाब से अपना पेंशन कटवा रहे थे, वो लोग बीच में फंस गए, तो उनको पता नहीं चला कि ये संशोधन कब आ गया और उनका 15,000 में डिफॉल्ट चेंज हो गया। इसके वजह से हुआ क्या है कि उनका बीच में जो पैसा फंसा हुआ था, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कटा हुआ है, वो पैसा फंस गया। उनको अभी ये पता नहीं कि क्या करना है। तो ये चीज को देख के बहुत सारे लोग इसको हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया ये कि जो समय सीमा दिया गया बाय ऑर्गेनाइजेशन इट इज नॉट सफिशिएंट और आपको ये टाइम बढ़ाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मार्च 2023 तक ये बढ़ा दिया जाए। बट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इस चीज को बढ़ा के 3 मई 2023 तक कर दिया ताकि सबको और एक बार समय मिल जाए और सब इसका लाभ लें। पार्ट 2 में हम लोग न्यू हायर पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे विद केस स्टडीज के साथ और इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका आपके जिंदगी के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कितना पेंशन आपका बनेगी रिटायरमेंट का टाइम है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे रियल टाइम में। और इससे जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब भी हम लोग लेंगे पार्ट 2 के साथ। अगर कुछ अच्छा चीज सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और तो और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ईपीएफ के बारे में कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें लिख सकते हैं हमारे मेल आईडी पर meramanimission@gmail.com पर। हमारे एक्सपर्ट्स आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे और आपका क्वेरी का समाधान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय